बच्चों हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान की इतिहास की पाठ्यपुस्तिका को, जिसका नाम है भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट। सबसे पहले देखते हैं कि हमारी पाठ्यपुस्तिका के अंतर्गत हम किन किन पाठों का अध्ययन करेंगे। तो हमारी पाठ्यपुस्तिका को कुल 2 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड फर्स्ट के तहत हम उन घटनाओं व प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जिन्होंने संपूर्ण विश्व की राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है, जिसमें हम अध्याय प्रथम के तहत अध्ययन करने वाले हैं फ्रांस की क्रांति का। अध्याय द्वितीय के तहत अध्ययन करेंगे यूरोप में समाजवादी विचारधारा व रूसी क्रांति का। अध्याय तृतीय के तहत हम अध्ययन करने वाले हैं नाज़ीवाद, साथ ही जर्मनी में हिटलर के उदय का। खंड सेकंड के तहत हम पिछड़े हुए समाजों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जिसमें अध्याय चतुर्थ के तहत हम अध्ययन करेंगे वन्य समाज पर निर्भर रहने वाली जातियों की अर्थव्यवस्था का। साथ ही समझेंगे कि किस तरह से औपनिवेशिक शासनकाल ने उनके जीवन को प्रभावित किया। इसी के साथ ही अंतिम अध्याय पंचम में हम अध्ययन करेंगे आधुनिक विश्व में चरवाहे समुदाय के जीवन का। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति के साथ। और फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत फर्स्ट वीडियो के तहत हम समझेंगे कि ये जो फ्रांस में क्रांति हुई, इसके महत्वपूर्ण क्या क्या कारण थे। तो बच्चों, फ्रांस की क्रांति के कारणों पर जाने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति आखिरकार क्या थी। फ्रांस की क्रांति का महत्व न केवल फ्रांस में अपितु संपूर्ण विश्व में है, क्योंकि आज हम समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व इत्यादि विचारों की, लोकतांत्रिक अधिकारों की जो बात करते हैं, वो सारे अधिकार कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति से निकले हैं। हालांकि फ्रांस से पूर्व इंग्लैंड में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी। इसी के साथ ही 1776 के लगभग अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ था। लेकिन इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति का अपना अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है। फ्रांस में क्रांति के माध्यम से निरंकुश राजतंत्र को उखाड़ दिया गया और आगे हम देखते हैं कि गणतंत्र की फ्रांस में स्थापना हुई। तो चलिए, फ्रांस की क्रांति की तरफ बढ़ने से पहले हम एक बार वर्तमान यूरोप के मानचित्र में फ्रांस की स्थिति समझ लेते हैं कि फ्रांस कहाँ स्थित है, ऐसा देश जहाँ पर 1789 में ये क्रांति हुई। तो देखिए, यहाँ पे मानचित्र को दर्शाया गया है और यहाँ 7 महाद्वीप दिखाए गए हैं, क्योंकि इतना तो आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि 7 महाद्वीप है। और यहाँ ये हम देख पा रहे हैं, ये एशिया महाद्वीप है और ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, यहाँ ये अफ्रीका महाद्वीप है ना, ये एशिया महाद्वीप था। और ये है बच्चों यूरोप महाद्वीप, और यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत ये है फ्रांस। और ये जो मैंने डॉट बनाया है यहाँ पे है पेरिस, और पेरिस क्या है, फ्रांस की राजधानी है। तो बच्चों, फ्रांस में होती है क्रांति। अब एक बार क्रांति का मतलब भी समझ लीजिए कि क्रांति आखिरकार क्या होती है। बच्चों, जब सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था इतनी ज़्यादा खराब होती है कि जनता असंतुष्ट होकर विद्रोह का रास्ता अपना लेती है, हिंसा का रास्ता अपना लेती है और उस जो गलत व्यवस्था थी उसको उखाड़ फेंकती है, तो हम उसे कहते हैं क्रांति। यानी ये परिवर्तन का माध्यम है, लेकिन ये परिवर्तन तीव्र गति से होता है और इसमें हिंसा भी हो जाती है, तब हम इसे कहते हैं क्रांति। क्योंकि बच्चों, परिवर्तन 2 तरह से होते हैं, एक तो धीरे धीरे परिवर्तन होना व्यवस्थाओं में, और एक व्यवस्थाओं में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होना। तो क्रांति का संबंध जो तेज गति से परिवर्तन होते हैं, जिससे समाज की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया जाता है, तो उसे क्रांति कहते हैं। तो फ्रांस में यही तो हुआ कि फ्रांस की जो सामाजिक व्यवस्था थी बहुत ही ज़्यादा दोषपूर्ण थी, जिसे हम आगे समझेंगे कि किस तरह से फ्रांस का समाज वर्गों में बटा हुआ था। इसी के साथ ही आर्थिक स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा खराब थी। जो फ्रांस के राजकोष थे वो बिल्कुल खाली पड़े थे और जनता के ऊपर भारी मात्रा में कर लगाए गए थे। तो सामाजिक व्यवस्था दोषपूर्ण, आर्थिक व्यवस्था दोषपूर्ण, और इसी के साथ ही राजनीतिक व्यवस्था में भी दोष थे, क्योंकि राजा निरंकुश था और जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था। तो दोषपूर्ण जो व्यवस्था थी, इसको फ्रांस में क्रांति के माध्यम से उखाड़ दिया गया
और क्रांति की शुरुआत होती है मुख्य रूप से 14 जुलाई 1789 से। हालांकि पहले भी विरोध के स्वर उठाए गए थे जनता के द्वारा, लेकिन वो विरोध इतना सशक्त तौर पर उभर कर नहीं सामने आया था। तो पहली बार संगठित रूप से जो विरोध होता है, क्रांति होती है, 14 जुलाई 1789 को होती है, जब उग्र जनता के द्वारा, जो फ्रांस की उग्र जनता थी उसके द्वारा बास्तिल के दुर्ग का पतन कर दिया जाता है। और बास्तिल का दुर्ग सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। तो 14 जुलाई 1789 से क्रांति शुरू होती है। उसके बाद क्रांति की घटनाएं लगभग होती रहती हैं और इस क्रांति की परिणति होती है 1791 के संविधान के साथ, क्योंकि 1791 के संविधान से जो राजा था, जिसका निरंकुश शासन था, उसको अब संविधान के अंतर्गत लाया जाता है। तो 1791 में ये फ्रांस, जिसमें निरंकुश राजतंत्र था, राजा का निरंकुश शासन था, उस पर संविधान का नियंत्रण स्थापित हो जाता है इन्हीं क्रांति की बदौलत। और उसके बाद 1791 में जब राजा संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है, तो फिर पूरी तरह से ही राजतंत्र को उखाड़ दिया जाता है और 1792 में राजतंत्र खत्म करके गणतंत्र की स्थापना कर दी जाती है। तो ये पूरी कहानी हम देखेंगे फ्रांस की क्रांति। लेकिन आज के वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं, सबसे पहले जैसा कि हमारी बुक में स्टार्ट हुआ है, क्रांति की घटना को दिखाया गया है, जिससे हम परिस्थिति समझ सके कि फ्रांस में उस समय कैसी परिस्थिति चल रही थी। तो 14 जुलाई 1789 का जो क्रांति हुई थी, उसके वर्णन के साथ ये कहानी शुरू होती है। और फिर कहानी के बाद हम देखेंगे कि ये जो क्रांति हो रही है 14 जुलाई को, उसके क्या क्या कारण थे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। 14 जुलाई 1789 की सुबह होती है, मॉर्निंग का टाइम होता है और पेरिस नगर में, अभी बताया था ना फ्रांस का पेरिस नगर राजधानी, पेरिस नगर में आतंक का माहौल था, भय का माहौल था। क्यों था भाई भय का माहौल? क्योंकि लोगों में असंतोष बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और इधर क्या हुआ, लुई सोल्वे के द्वारा सेना बुला ली जाती है। हालांकि सेना तो बुलाई थी उसने कई अन्य कारणों के कारण, लेकिन जनता को लगता है कि राजा ने हमारे दमन के लिए सेना बुलाई है। तो और सम्राट लुई सोल्वे ने सेना बुला ली और शहर में घुसने का आदेश दे दिया। अब लोगों को लगा भाई सेना हमारा दमन करेगी तो हमें भी संगठित हो जाना चाहिए। तो लगभग 7000 मर्द और औरतें, है ना, महिला और पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं टाउन हॉल के सामने और अपनी एक पीपुल्स आर्मी बना लेते हैं, जनसेना बना लेते हैं कि भाई अब राजा का विरोध तो करना ही पड़ेगा, राजा ने सेना बुला ली है तो संगठित तौर पर हम भी विरोध करेंगे। और सारी जनता इकट्ठा होकर के अपनी एक सेना बना लेती है। लेकिन समस्या ये कि जनता के पास कोई हथियार नहीं और सेना के पास तो बड़े बड़े हथियार थे। तो जनता क्या करती है, हथियारों की खोज में निकल पड़ती है ना। हथियारों की खोज में वो जो सरकारी भवन थे वहां जबरन प्रवेश करते हैं। और इसी तरह से जो सैकड़ों लोगों का एक समूह होता है वो दो हिस्सों में बट जाता है। कुछ लोग पूर्वी भाग में ढूंढ रहे होते हैं, कुछ लोग पश्चिमी भाग में। तो जो पूर्वी भाग में जो लोग जाते हैं, तो पूर्वी भाग में बास्तिल का किला स्थित था। जैसा कि मैंने बताया, यह है बास्तिल का किला, जो कि सम्राट की निरंकुशता का प्रतीक था। तो ये लोग बास्तिल के किले में घुस जाते हैं और जो हथियार है उसको तलाशते तलाशते जो बास्तिल के किले के अंदर जेल थी उसको तोड़ डालते हैं। और जेल को तोड़ करके, क्योंकि इनको लगता है कि यहाँ पे भारी मात्रा में गोला बारूद मिल जाएगा, तो जेल को तोड़ते हैं। तो जो जेलर था, जेल का जो अधीक्षक था, वो आएगा ना, तो ये लोग क्या करते हैं, उस अधीक्षक को, उस कमांडर को भी मार गिराते हैं और जेल में बंद जितने भी कैदी थे, 7 के लगभग कैदी थे, उनको छुड़ा लेते हैं। तो ऐसे नहीं कि कैदी उनके रिश्तेदार थे, बल्कि अब एक क्रांति की भावना लोगों में आ गई थी और 14 जुलाई 1789 को तो बिल्कुल लोग टक्कर लेने के मूड में थे। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण लोगों के मन में इतना आक्रोश भरा हुआ था कि पूरा जो बास्तिल का किला है ना, जेल तो ढाई, जेल को तो खोदा ही खोदा कि भाई कोई हथियार मिल जाए, साथ ही पूरा जो बास्तिल का किला था उसका ध्वंस कर दिया, बास्तिल के किले को ढा दिया। और बास्तिल के किले को ढाने के बाद जो उसके अवशेष थे, खिड़की, दरवाजे, झरोके, जो भी अवशेष थे, वो लोगों को बेच दिए। अब किन्होंने खरीदे होंगे वो अवशेष? वो अवशेष उन लोगों ने खरीदे जो इस महत्वपूर्ण घटना के स्मृति चिन्हों को अपने पास रखना चाहते थे बतौर यादगार। तो हमने देखा कि बास्तिल के किले के विध्वंस के साथ फ्रांस की क्रांति शुरू हो जाती है।
और उसके बाद कई दिनों तक पेरिस और देश के विभिन्न देहाती ग्रामीण क्षेत्रों में कई और स्ट्रगल होते हैं। अधिकांश जो जनता होती है वो बहुत ज़्यादा उग्र होती है, क्योंकि उन्हें उनका जो मुख्य खाद्य पदार्थ था पाव रोटी वो भी नहीं मिल पाता है। तो वो पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध करते हैं और इस तरह से 14 जुलाई 1789 के बाद भी क्रांति की घटनाएं होती ही रहती हैं। और ये क्रांति की घटनाएं तब थमती हैं जब 1791 में क्या होता है, 1791 में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं 1792 का समय, जब राजतंत्र को खत्म ही कर दिया जाता है और पूरी तरह से क्रांति की परिणति होती है इस निरंकुश सम्राट लुई सोलवे की फांसी के साथ। तो चलिए घटना देखी हमने, अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं ना। हमें मतलब इन्होंने पहले एक ट्रेलर दिखा दिया कि इस तरह से क्रांति हुई थी। अब जानते हैं कि जनता के गुस्से का कारण क्या था। तो कारण को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है राजनीतिक कारण, सेकंड है सामाजिक कारण, कि भाई समाज में भी क्रांति के कारण छिपे हुए थे। समाज में इतना ज़्यादा भेदभाव था कि जनता ने क्रांति की। आर्थिक कारण और तात्कालिक कारण, जिन्होंने बारूद के ढेर में, ये सारे कारण थे जिन्होंने समाज में अच्छा खासा असंतोष का बारूद तैयार कर दिया था और इस बारूद के ढेर में तिल्ली का काम किया तात्कालिक कारण ने। तो हम सारे कारण एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं राजनीतिक कारण। तो देखते हैं राजनीतिक कारण में जो राजा था लुई सोलवा, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले 1774 में बुर्बो राजवंश का शासन चल रहा था, याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। बुर्बो राजवंश का लुई सोलवा फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई सोलवा जब फ्रांस की गद्दी पर बैठा तब उनकी उम्र होगी लगभग 20 साल की लगभग, यानी इतनी छोटी आयु में उनके ऊपर पूरे देश का कार्यभार आ गया। इसी के साथ ही उनका विवाह हो गया ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट के साथ। ये देखिए मेरी एंटोइनेट, है ना सुंदर। लेकिन जो लुई सोलवा था उसका व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। वह एक अयोग्य शासक था। ऐसा कहा जाता है कि पहले वो अपनी माता के प्रभाव में रहता था और बाद में मेरी एंटोइनेट उसको अपने हिसाब से चलाती थी, ऐसा कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर के एक अयोग्य शासक था। और हम देखते हैं कि लुई सोलवा ही नहीं, ये है लुई सोलवा ही नहीं, इनसे पहले के जो फ्रांस के राजा हुए लुई 14वां, लुई 15वां, ये लोग निरंकुश थे। निरंकुश मतलब बिल्कुल इनकी शक्तियों के ऊपर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं था। लुई 14वां तो खुलेआम कहता था कि मैं ही राष्ट्र हूँ, ठीक है। और ये लोग राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत का पालन करते थे। क्या कहता है राजा का दैवीय अधिकार सिद्धांत? कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है और उसके पास आम जनता से हटकर बहुत सारे विशिष्ट गुण हैं जिनकी बदौलत वह शासन कर पाता है। तो जनता के प्रति तो राजा बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं था, है ना। तो हमने देखा कि निरंकुश शासक था और ऊपर से लुई सोलवा तो अयोग्य भी था। अब देखिए, तो जब लुई सोलवे का राज्यारोहण होता है उस वक्त फ्रांस का राजकोष लगभग खाली था। ऐसी हालात आखिरकार क्यों हुई? क्यों फ्रांस की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी? तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट कारण है कि फ्रांस काफ़ी लंबे समय तक युद्धों में उलझा हुआ था। हम देखते हैं कि फ्रांस का उस वक्त ब्रिटेन सबसे बड़ा शत्रु था और फ्रांस काफ़ी लंबे समय तक इंग्लैंड के साथ युद्ध में उलझा रहा था, जिससे उसके वित्तीय संसाधन लगभग नष्ट हो चुके थे। इसी के साथ ही वर्साई का विशाल महल जिसमें राजा रहता था, उसकी शानो शौकत को बनाए रखने के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ते थे, जिन्हें हम कहें कि असल में वो फिजूल खर्ची ही थे। तो ये कारण तो थे ही थे। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण होता है लुई सोलवे के शासनकाल में, जैसा कि मैंने बताया, ब्रिटेन तो उस वक्त सबसे बड़ा शत्रु था फ्रांस का। तो ब्रिटेन का अमेरिका के कुछ जो उपनिवेश थे अमेरिका के क्षेत्र में, तो उन उपनिवेशों को ब्रिटेन के नियंत्रण से आज़ाद कराने के लिए
फ्रांस अमेरिका की मदद करता है। तो मदद करता है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मदद करने के चक्कर में क्या चढ़ जाता है फ्रांस पर? कर्जा। और कर्जा भी छोटा मोटा नहीं, 10 अरब लिब्रे का कर्जा फ्रांस के ऊपर चढ़ जाता है। और लिब्रे क्या थी? लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी, ठीक है, उस वक्त की। जैसे हम आज के संदर्भों में देखें तो भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। और अमेरिका की क्या है? डॉलर, ठीक है। तो 10 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ जाता है, कर्जा चढ़ जाता है फ्रांस के ऊपर। और 2 अरब लिब्रे का कर्जा पहले से चला आ रहा था, तो कुल 12 अरब लिब्रे के लगभग कर्जा हो जाता है। अब कर्जा चढ़ा है तो जिन्होंने कर्ज दिया है वो ब्याज की दर भी बढ़ाएंगे, यानी ब्याज की मांग भी करेंगे। तो इसी तरह सरकार से जो कर्जदाता है, जो अभी तक 10% ब्याज की मांग करने लग गए थे, तो इसके कारण सरकारी बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते हुए कर्ज को चुकाने में जा रहा था। आगे देखते हैं सामाजिक कारण। कहते हैं कि किसी देश के समाज को देख करके आप उस देश की वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हो। फ्रांस के साथ ऐसा ही था। क्रांति के बीच फ्रांस के समाज में ही निहित थे, क्योंकि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अगर हम फ्रांस के समाज को देखें तो वो सामाजिक हैसियत और शक्ति की दृष्टि से 3 भागों में बटा हुआ था, जिन्हें हम वर्ग कहते हैं। जैसे कि भारत में है अमीर वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, है ना, निर्धन वर्ग के लोग। ठीक इसी तरह से फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में, या वर्गों को हम कहें एस्टेट में बटा हुआ था। प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग के लोग आते थे, जो कि चर्च में जानते हैं आप पादरी एक वर्ग होता है। तो प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग के लोग आते थे। द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग के लोग आते थे, जिसमें राजा, सामंत, उच्च श्रेणी के जितने भी पद थे वो शामिल थे। इसके अलावा तृतीय एस्टेट में जनसाधारण के लोग आते थे, हालांकि इनमें कुछ की आर्थिक स्थिति अन्य की तुलना में ठीक ठाक थी। जैसे हम देखें तृतीय स्टेट में भी कई वर्ग थे अंदर के। सबसे जो छोटा वर्ग था उसमें छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर व नौकर आते थे। उनसे ऊपर जिनकी स्थिति थोड़ी ठीक ठाक थी, किसान और कारीगर शामिल थे। और फिर उनसे ऊपर आते थे व्यापारी वर्ग, अदालती कर्मचारी व वकील वर्ग, जो कि नया नया उत्पन्न हुआ था और क्रांति में भी अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जिसे हम अगले वीडियो के तहत डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा हुआ है। प्रथम स्टेट में कौन है? प्रथम स्टेट में है पादरी वर्ग के लोग। द्वितीय स्टेट में कौन है? कुलीन वर्ग के लोग, जिसमें राजा और मंत्री शामिल थे। और तृतीय स्टेट में जनसाधारण के लोग शामिल थे। अब समाज बटा हुआ है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग हैं उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे। विशेषाधिकार मतलब कि ना तो उनको कर देने पड़ते थे, ऊपर से उनको ये अधिकार था कि वो जनसाधारण वर्ग के जो तृतीय स्टेट के निम्न लोग हैं उनसे अपना कार्य भी करवा सकते थे। तो यहाँ पे समाज में असमानता थी और शोषण बढ़ता जा रहा था। देखते हैं फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट या वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग के लोग आते थे, द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग के लोग आते थे और इन लोगों को विशेष अधिकार मिले हुए थे। इन लोगों की जनसंख्या फ्रांस की संपूर्ण जनसंख्या की मात्र 1% से भी कम थी, लेकिन इतनी कम संख्या होने के बावजूद और आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी इन्हें कई विशेष अधिकार मिले हुए थे। जैसे राज्य को जो कर दिए जाते थे उनसे इन्हें छूट प्रदान की गई थी, यानी प्रथम व द्वितीय स्टेट के लोग राज्य को करों का भुगतान नहीं करते थे। इसके साथ ही अगर हम सामंतों को देखें, कुलीन वर्ग को देखें, तो कुलीन वर्ग को ये विशेषाधिकार था कि वो तृतीय स्टेट के लोगों पर सामंती कर लगा सकता था, सामंती कर वसूल कर सकता था। इसी के साथ ही इनके द्वारा किसानों को, मजदूरों को मजबूर किया जाता था कि वो इनके यहाँ पर कार्य करें। इसी के साथ ही किसानों से न केवल जबरदस्ती खेतों में और घरों में काम करवाया जाता था, बल्कि सड़क निर्माण के कार्य और सैन्य कार्यों में भी उनकी मदद ली जाती थी। और यदि हम चर्च को देखें तो चर्च के द्वारा भी किसानों से एक विशेष प्रकार का धार्मिक कर टाइड वसूला जाता था, जो कि किसानों की कुल उपज का 10वां भाग
होता था। तो हमने देखा खुद तो कर अदा नहीं कर रहे थे, जबकि आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जिन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब थी उनसे ही कर वसूले जा रहे थे, न केवल चर्च के द्वारा बल्कि सामंतों के द्वारा, और साथ ही हम देखते हैं राज्य के द्वारा भी टाइल कर जो कि प्रत्यक्ष कर था वह वसूला जा रहा था। इसी के साथ ही विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर भी तृतीय स्टेट के लोगों को चुकाने पड़ रहे थे। और तृतीय स्टेट में हम देख ही चुके हैं किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, इसके अलावा व्यापारी वर्ग, सरकारी कर्मचारी वर्ग, ये सभी तृतीय स्टेट में शामिल थे। और फ्रांस की पूरी आबादी में अगर हम देखें तो 90% लोग किसान थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि वो भूमि के मालिक नहीं थे। तो फिर भूमि का मालिक कौन होता था? 60% जो भूमि थी वो प्रथम व द्वितीय स्टेट के लोग, साथ ही जो तृतीय स्टेट के ये कुछ अमीर लोग थे, इनके हाथों में उनका नियंत्रण था। इसी के साथ ही किसानों को टाइड व टाइल भी चुकाना पड़ता था। तो हमने देखा इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। इनकी कमाई का लगभग 80% भाग तो चर्च को, सामंत को, साथ ही राज्य को कर चुकाने में चला जाता था। तो हमने किसानों की स्थिति देखी, बहुत ही ज़्यादा खराब थी फ्रांस के समाज में। इसी के साथ ही मजदूर वर्ग की दशा भी खराब, मजदूर वर्ग की जो स्थिति थी वो और भी ज़्यादा खराब थी। उनसे कम वेतन पर काम करवाया जाता था, यानी शोषण किया जाता था। तृतीय स्टेट के लोगों से हमने देखा राज्य के द्वारा प्रत्यक्ष कर वसूला जाता था, जिसे नाम दिया गया टाइल, और अप्रत्यक्ष कर वसूला जाता था, यानी नमक, तंबाकू जैसी जो दैनिक आवश्यकता वाली वस्तुएं थी, रोजमर्रा की जो वस्तुएं थी, उन पर कर वसूला जाता था। तो एक बार बच्चों इसको समझो, प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं और अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट लिया जाए, जैसे कि हमारी आय पर जो कर लगता है, हम इनकम टैक्स भरते हैं ना, तो वो प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। और अप्रत्यक्ष कर यानी जो हमारी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं हैं, जैसे कि हम एक कोलगेट खरीद रहे हैं तो हमारी कोलगेट की जो MRP होती है उसमें ये इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर पहले से ही जुड़ा हुआ होता है। तो जो दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं थी फ्रांस में, उन पर भी कर लगाया गया था। तो जो तृतीय स्टेट के लोग हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि न केवल उनके पास जो आर्थिक संसाधन थे वो नहीं थे, क्योंकि भूमि भी उनकी नहीं थी, इसके बावजूद टाइल, सामंती कर, न जाने कितने कर उनके ऊपर लगाए गए थे। तो बच्चों ये टाइड और टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर टिप्पणी पूछ ली जाती है। तो टाइड किसके द्वारा वसूला जाता था? चर्च के द्वारा। और टाइल किसके द्वारा वसूला जाता था? राज्य के द्वारा कर वसूला जाता था। और किससे वसूला जाता था? तृतीय स्टेट के लोगों से वसूला जाता था। तृतीय स्टेट में जो नया मध्यम वर्ग था, जो कि नया नया उदित हुआ था, इसने फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने न केवल वाद विवाद के माध्यम से बल्कि तर्कों के माध्यम से आम जनता को ये बताया कि वर्तमान व्यवस्था दोषपूर्ण है। प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं उनका उन्मूलन होना चाहिए। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से ये लोग फ्रांस की क्रांति को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। समझ में आया कि तृतीय स्टेट में भी कई कैटेगरी थी। सबसे जो लो कैटेगरी थी, हमने देखा कि भूमिहीन मजदूर उसमें हैं, छोटे किसान हैं। फिर उनसे ऊपर हमने देखा कि किसान और कारीगर हैं। और उनसे ऊपर जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी, जिनका व्यापार व्यवसाय अच्छा चल निकला था, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी, बुद्धिजीवी वर्ग, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, ये लोग आगे चलकर समाज में चेतना जागृत करेंगे और तृतीय स्टेट के लोगों को जोड़कर क्रांति करवाएंगे। ठीक है। इसी के साथ ही यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है। पिक्चर देखिए, बुक में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से यहाँ पे ये बैठा है सामंत, जिसे कि मकड़े की संज्ञा दी गई है, और ये जनसाधारण वर्ग का व्यक्ति जिसे मक्खी की संज्ञा दी गई है। जिस तरह से मकड़ा मक्खी को नहीं छोड़ता है, उसी तरह से सामंतों के द्वारा और ये जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, प्रथम स्टेट के, द्वितीय स्टेट के, उनके द्वारा आम आदमी का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है। ये देखिए किस तरह से ये जो जन सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, अब कितनी भेंटें दे रहा है, बकरी दी है, खाने पीने की सामग्री दी है, फिर भी ये जो कुलीन वर्ग का व्यक्ति है, इसके चेहरे पे बिल्कुल भी कृतज्ञता के भाव नहीं है। तो एक तरह से समाज की जो उस वक्त की व्यवस्था थी उसका बहुत अच्छा प्रतिबिंब है यह चित्र। तो हम देख रहे थे फ्रांस की किस तरह से सामाजिक स्थिति चल रही थी। इसके अलावा फ्रांस में लोगों को जीविका संकट का सामना भी करना पड़ता था। तो एक बार देखते हैं कि ये जीविका संकट या जीने का संघर्ष क्या था। संक्षिप्त शब्दों में हम समझाना चाहें तो ये
ये वो स्थिति है जब लोगों को इतना भी खाने पीने की सामग्री नहीं मिल पाती कि वो सर्वाइव कर पाएँ, यानी जिंदा रह पाएँ, यानी उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं, तब हम उसे नाम देते हैं जीविका संकट का। तो समझते हैं किस तरह से जीविका संकट था जो कि फ्रांस की क्रांति का कारण बनता है। फ्रांस की जनसंख्या 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो जाती है, जबकि 1715 में यह मात्र 2.3 करोड़ हो जाती है। तो देखा कितनी बढ़ गई, 0.5 करोड़ के लगभग बढ़ गई 1789 में। अब जनसंख्या बढ़ गई, अब जनसंख्या बढ़ी है तो मांग भी बढ़ेगी, खाने की मांग बढ़ेगी ना, क्योंकि जो बढ़ी हुई जनसंख्या है उसको भी जिंदा रहने के लिए खाद्य सामग्री चाहिए होगी। लेकिन क्या जनसंख्या के अनुपात में भूमि भी बढ़ेगी क्या, कि जनसंख्या बढ़ गई है लो भूमि को भी बढ़ा देते हैं, नहीं बढ़ेगी ना। तो जो खाद्य सामग्री की पूर्ति है वो पूर्ति कम हो रही है, मांग ज़्यादा हो रही है। और मांग और पूर्ति का नियम क्या कहता है कि जब मांग ज़्यादा हो पूर्ति कम हो तो कीमत बढ़ेगी। अब कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन कीमत के अनुपात में मजदूरों की और किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो तो नहीं सुधर रही ना, यानी उनका वेतन तो उतना के उतना है, कीमत बढ़ गई है। तो अब वो बढ़ी हुई जो कीमत है, बढ़ी हुई जो दरें हैं, उन पर वस्तु खरीद ही नहीं पाएंगे। तो यही होता है, अनाज की मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। जो मुख्य खाद्य पदार्थ था जन सामान्य का पाव रोटी, उसकी कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और मजदूरी की दर में वृद्धि नहीं होती है। और मजदूरी की दर में वृद्धि नहीं होती है तो मजदूर महंगाई का सामना नहीं कर पाते हैं। अमीर गरीब की खाई और ज़्यादा चौड़ी होती चली जाती है। इसी के साथ ही सूखे व ओले का प्राकृतिक जो प्रकोप होता है उससे कृषि की जो रही सही पैदावार थी वो और ज़्यादा कम हो जाती है। लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाता है। और इस तरह का ये जीविका का जो संकट था वो उस समय के जो राजतंत्र थे, यूरोप में लगभग उस समय निरंकुश राजतंत्र ही हुआ करता था, तो ये जीविका के संकट आम थे, ऐसा होता ही रहता था। तो यहाँ पे देखिए जीविका संकट के चक्र को दिखाया गया है हमारी बुक में, ठीक है। एक बार समझिए इसको। प्राकृतिक कारणों से फसल खराब हो गई, अन्न का अभाव हो गया। अन्न का अभाव होने से यहाँ पे ये देखिए लोगों की मांग बढ़ रही है, तो मांग बढ़ने से खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ जाती है। अब जो गरीब लोग हैं वो जो बढ़ी हुई कीमत है उस पर पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। तो पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे तो दो स्थिति होगी, क्योंकि एक तो खाना नहीं मिल पा रहा है इसलिए शरीर कमज़ोर हो जाएगा, और दूसरी स्थिति खाद्य दंगे होंगे, यानी ये जो कम पाव रोटी हैं इनको प्राप्त करने के लिए लोग आपस में लड़ेंगे तो खाद्य दंगे होंगे। खाद्य दंगे होंगे तो इन दंगों में से कुछ ना कुछ लोग तो मारे जाएंगे। तो इस तरह से मृतकों की जो संख्या है वो बढ़ेगी। और यहाँ पे कमज़ोर शरीर अगर हो गया है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो गई है, तो लोग जल्दी महामारी की चपेट में आएंगे और ऐसे मृत्यु हो गई। तो जीविका संकट हो गया ना, देखो कितने लोग मर रहे हैं भाई, खराब फसल हुई, अन्न नहीं आ रहा है, कीमत बढ़ गई है क्योंकि अन्न कम है, कीमत बढ़ गई है, लोगों को नहीं मिल पा रहा है, शरीर कमज़ोर हो गया, महामारी का शिकार हो गए, मर गए हैं। इसी तरह से कम जो चीज़ है उनको पाने के लिए लोग लूटपाट मचा रहे हैं, तो लूटपाट के चक्कर में भी लोगों की मृत्यु हो रही है। तो हम देखते हैं कि फ्रांस के समाज में उस समय जो जीविका संकट का चक्र था ये चलता रहता था, बहुत ही आम था। तो ये हमने कारण देखे कि समाज की व्यवस्था कितनी ज़्यादा खराब थी। अब हम जो सबसे लास्ट कारण है वो देखते हैं, तात्कालिक कारण, कि जो मेन जो कारण था जो लास्ट में जाकर बनता है जिससे कि ये फ्रांस की क्रांति हो ही जाती है 14 जुलाई को। तो वो मेन कारण क्या था? हमने देखा लुई 16वें के दौरान आर्थिक स्थिति फ्रांस की बहुत ही ज़्यादा खराब थी, राजकोष खाली पड़ा था लगातार युद्धों के कारण। इसके अलावा वर्साय का जो महल था उसकी शानो शौकत बनाए रखने के लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ता था, कर्जों को चुकाने के लिए भी बहुत सारा खर्च हो जाता था। तो राजा ये प्लानिंग करता है कि कर बढ़ाए जाएंगे, कर की दर बढ़ाई जाएंगी, लेकिन कर की दर बढ़ाने से पहले स्वीकृति लेनी पड़ती थी एक संस्था के द्वारा, और जिसका नाम होता था एस्टेट जनरल। तो जिस तरह से वर्तमान में भारत में संसद है, आप उसी तरह से समझ लीजिए जैसे बिना संसद की स्वीकृति के, बिना बजट पारित किए हुए सरकार खर्चा नहीं कर सकती है, उसी तरह से जो राजा था उसको एस्टेट जनरल से स्वीकृति लेनी होती थी। और हम देखते हैं कि 5 मई 1789 को उनके द्वारा बैठक बुलाई जाती है, और इस बैठक में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। गतिरोध ऐसे उत्पन्न होता है कि एस्टेट जनरल के जो नियम थे उसके अनुसार अभी तक ये होता था कि जो प्रथम एस्टेट है उसका 1 वोट माना जाता था, द्वितीय एस्टेट का भी 1 वोट माना जाता था, और तृतीय एस्टेट का भी 1 वोट माना जाता था। लेकिन इस बार तृतीय एस्टेट के लोग, जैसे कि हमने बताया, कई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों से उनमें आक्रोश बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। फ्रांस का सम्राट जो स्थिति को संभालने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाया था, असफल हो गया था। ऊपर से कर बढ़ाने की भी प्लानिंग कर रहा था, तो जनता में असंतोष बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और जनता इस बार ये मांग करती है कि पूरी की पूरी सभा को मतदान करने की आज्ञा दी जाए, मतदान करने की परमिशन दी जाए। और लुई 16वें के द्वारा ये नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर लुई 16वां ये मान लें तो संख्या किसकी ज़्यादा थी? तृतीय स्टेट के लोगों की, क्योंकि उनके 600 प्रतिनिधि आते थे, जबकि प्रथम और द्वितीय स्टेट के अलग अलग 300 प्रतिनिधि आते थे। तो इस तरह से पूरी सभा का मतदान होता
तो वो मतदान की मांग उनकी स्वीकार नहीं की जाती है और यही क्रांति का कारण बनता है। और उसी क्रांति का हमने एक नमूना हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग में देख ही लिया था कि किस तरह से बास्तिल के दुर्ग का पतन होता है। तो बच्चों अच्छे तरह से ये वीडियो देखना है, नोट्स बनाने हैं। धन्यवाद।